सो वेलकम बैक एवरीवन टू पैशन स्टडीज। माय नेम इज दीक्षांत शर्मा। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 बुक 2 का, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास 12 सोशियोलॉजी। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। ऑलरेडी 3 पार्ट्स इस चैप्टर के अपलोडेड है, सो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज पार्ट्स, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही क्लियर एंड इजी तरीके से समझा सकूं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही क्लियर हो हर कॉन्सेप्ट को लेकर। दिस इज 5.5 टॉपिक ऑफ योर NCERT बुक। यहाँ पर हम बात करेंगे वर्किंग कंडीशंस के बारे में। कैसी होती है वर्किंग कंडीशंस जब वर्कर्स एक प्लेस पे काम करते हैं। सो एवरीथिंग इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। अब यहाँ पर बेसिकली जो वर्किंग कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने पहले बात की जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं कैसे उनको जॉब्स मिलती है, जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में हमने पता किया। अब जब एक वर्कर को जॉब मिल गई, अब उसके बाद वहाँ की कंडीशंस कैसी है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या वो कंड्यूसिव है, वो काम करने लायक है, एनवायरनमेंट कैसा है। सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सो इसीलिए यहाँ पर हम वर्किंग कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे द माइंस एक्ट ऑफ 1952। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम माइनिंग के बारे में बात करेंगे। एज वी नो दैट माइनिंग का जो वर्क होता है दैट्स रियली वेरी क्रूशल, वेरी हार्ड, एंड यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको काम करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए उनका जो एक्सप्लॉयटेशन ना हो एंड एवरीथिंग उनकी सेफ्टी से रिगार्डिंग द माइंस एक्ट 1952 में ये आया था स्पेशली, एंड वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। सो जैसे कि आपको बोला यहाँ पर गवर्नमेंट हैव पास्ड नंबर ऑफ एक्ट्स टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब एक वर्कर काम कर रहा है तो वहाँ पर अगर जो वो जिस तरीके से काम कर रहा है एंड जो वहाँ की कंडीशंस है वो फेवरेबल ही नहीं है, काम करने लायक ही नहीं है, तो वहाँ पर जो वर्कर है वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा और आपको लास्ट में जो आउटपुट मिलेगी वो भी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, राइट। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो उस वर्किंग प्लेस की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही कंड्यूसिव होनी चाहिए। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट्स इसीलिए पास किए, राइट। Alright, now coming on the main topic, the Mines Act of 1952. This act specifies the number of hours a person can be made to work in a week, the need to pay overtime for extra work. अब बेसिकली यहाँ पर बोला है कि इस एक्ट में सबसे पहले ये स्पेसिफाई किया गया दैट कितने घंटे एक जो वर्कर है वो काम करेगा, द नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन कैन बी मेड टू वर्क। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जी अगर मन किया ज़्यादा काम करवाना तो करवा लो, कभी कम करवाया, नो, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, फिक्स होना चाहिए। एंड अगर किसी भी वर्कर से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, ओवर टाइम करवाया जा रहा है, तो फिर उनको एक्स्ट्रा भी पे किया जाए उस ओवर टाइम के लिए, राइट। उसके बाद सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड बाय बिग कंपनीज बट नॉट इन स्मॉल कंपनीज। अब जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करो, सो वहाँ तो बड़ी फर्म्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि सेफ्टी रूल्स देखे जाते हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से हर चीज़ प्रिकॉशंस ले जाते हैं, राइट। बट जहाँ अगर हम छोटी फर्म्स की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को बहुत कम मिलती है। छोटी फर्म्स में इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। वहाँ पर मेन फोकस बस इस बात पे रहता है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए एंड बस उनका जितना भी स्टॉक है वो कंप्लीट हो, आउटपुट मैक्सिमम निकलती जाए। बट इसीलिए इसी चीज़ को कम करने के लिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉपर मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी एक चेक रखा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली स्मॉल कंपनीज ने भी इन जितने भी एक्ट के अंडर जितने भी प्रिकॉशंस थे उनको एक्सेप्ट किया और फॉलो करना स्टार्ट किया। बट स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी स्मॉल फर्म्स है, स्मॉल कंपनीज है जो कि अभी भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है। उसके बाद डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर्स। कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो अभी भी प्रॉपर रजिस्टर्स नहीं है, अभी भी उनके रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फॉर्म में नहीं है। सो अभी बहुत सारे हम देख सकते हैं कि ऐसी कमियां हैं बहुत सारे वर्क प्लेस में जो कि नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल वी कैन से दैट गवर्नमेंट एंड ये एक्ट के थ्रू रेगुलर चेक रहता है एंड अगर कोई ऐसी कंपनी या फिर ऐसी फॉर्म मिलती है जो कि एक्सप्लॉइट कर रही है या फिर रूल्स के अगेंस्ट जा रही है तो उनको पनिशमेंट या फिर उनको पेनल्टी पड़ती है या फिर उनको सील भी कर दिया जाता है, राइट।
उसके बाद आफ्टर माइनिंग कंपनी सपोज टू कवर अप ओपन होल्स एंड रिस्टोर इट टू अर्लियर कंडीशंस बट दे डोंट डू सो। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कहीं माइनिंग करवाई जा रही है, कोई ऐसा प्लेस है जहां पर माइनिंग हो रही है, राइट, तो अगर किसी कंपनी को वो चार्ज दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्लेस को अगर जहां पर माइनिंग हुई तो कवर करवाया जाए, राइट, ताकि वहां पर कोई भी मिस हैपनिंग ना हो और कवर करवा के एंड इन फ्यूचर उस कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन ना पड़े। तो इसीलिए जितनी भी कंपनीज होती है उनको यही इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप उस प्लेस को क्या करवाओ, कवर अप करवा दो। सपोज वहां पर कोई इंसान चले जाए और बाय मिस्टेक कोई वहां पर गिर गया उस होल में, राइट, तो कहीं ना कहीं किसी की जान भी जा सकती है। सो ये बहुत ही बड़ी मिसहैपनिंग्स हो जाती है इस तरीके से। एंड आई रिमेंबर कि बहुत टाइम पहले जब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया था, उस टाइम बहुत सी जगह हैंड पंप्स के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स, सो उस टाइम बहुत सारी मोटर्स लगाई थी, राइट, एंड बहुत ही नीचे डिग डीप किया था। एंड उससे क्या हुआ था कि उन्होंने वो होल्स को कवर नहीं किया एंड वहां पर बहुत से बच्चे उन होल्स में गिर गए थे और उनकी काफी बच्चों की जान भी चली गई थी। तो ये बहुत ही हम बोल सकते हैं केयरलेस एक्टिविटी रहती है ऐसी कंपनीज की तरफ से जो ये काम नहीं करवाती। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि काम हो जाने के बाद उसको ना कवर अप करवाएंगे, ना वहां पर उसको वहां पर उसके बाद देखते हैं कि उसका हाल क्या है, मतलब उसके बाद बस काम हो गया, सो दे आर जस्ट कि हाँ हमारा कोई वहां पर उसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दिस शुड नॉट बेसिकली हैपन, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स वर्कर्स फेस्ड इन माइंस, राइट, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो वर्कर जो माइन में काम कर रहे हैं वो फेस करते हैं। लाइक डेंजरस कंडीशंस होती है वहां पर, कोलैप्स ऑफ रूफ्स, एमिशन ऑफ गैसेस, नो वेंटिलेशन एंड लाइट, डार्कनेस, माइन ब्लास्टिंग। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि एक जहां भी माइनिंग का काम चल रहा है वहां पर हो सकती है, राइट, क्योंकि डेंजरस होती है, बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। कहीं ऊपर से कोलैप्स हो जाए पूरा रूफ, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे पूरा गिर जाए, या फिर गैसेस होती है जो अंदर वो एमिट हो रही है, बहुत सारी डेंजरस गैसेस होती है, वेंटिलेशन नहीं होता है अंदर, सफोकेशन होती है बहुत ज्यादा क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है अंदर, राइट, जब कोई भी डिग डीप मतलब नीचे जाएगा, राइट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ऑक्सीजन कम होता रहेगा। एंड जहां पर लाइट नहीं होगी तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप एग्जॉस्टेड फील करोगे। डार्कनेस होता है, माइंड कई बार ब्लास्ट हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इन वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है। एंड रियली हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो कि इन कंडीशंस के बावजूद वहां पर काम करते हैं, अपनी फैमिलीज को फीड करते हैं, राइट। काफी सारी डिजीजेस भी होती है अगर कोई वहां पर वर्कर काम कर रहा है, जैसे कि वर्कर्स डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्लाइंडनेस ड्यू टू वर्किंग इन डार्क, ट्यूबरक्लोसिस एंड सिलिकोसिस एंड इंजरीज, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो कि वर्कर स्टूडेंट ग्रेजुअली वहां पर डेवलप कर लेते हैं। लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है उनको, ब्लाइंडनेस, थोड़ा अंधापन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो लोग वहां पर डार्क में काम कर रहे हैं, अंधेरा रहता है, ट्यूबरक्लोसिस, राइट, सिलिकोसिस, ये वाली बीमारियां भी हो जाती है, इंजरीज होती है अगर किसी की वहां पर सपोज काम करते करते वो गिर जाए या फिर कोई भी वहां पर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, कोई पत्थर गिर जाए अंदर, तो ऐसी इंजरीज भी हो जाती है, राइट। सो ये इन प्रॉब्लम्स का, इन डिजीजेस का उनको सामना करना पड़ता है। एंड रियली इट इज़ वेरी वेरी टफ वर्क। हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ही ईजी काम है, हर काम बहुत टफ होता है, बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये फिजिकल वर्क रहता है, तो यहाँ पर इनको और सावधानी से काम करना पड़ता है और अपनी जान को हाथ में लेकर, मतलब कि जान जोखिम में डाल के लोग काम करते हैं, राइट। सो विच इज़ रियली वेरी टफ आई कैन से, एंड बहुत ही मुश्किल से ये लोग इस काम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तभी ये माइंस एक्ट आया था ताकि इनकी सेफ्टी के ऊपर वर्क किया जाए एंड इनके ऊपर कोई भी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इनको प्रॉपरली उस वर्क प्लेस में एडजस्ट करना पड़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5.6 दैट इज होम बेस्ड वर्क। होम बेस्ड वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी बिकॉज हम देख सकते हैं कि जो होम बेस्ड वर्क है इससे काफ़ी लोगों के घर चलते हैं, right? It plays a really very important and vital role in people's life. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो घर से ही काम करते हैं एंड पैसा अर्न करते हैं, मतलब अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, उसमें वुमेन्स, चिल्ड्रन, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की होती है, जैसे कि लेस हो गया, जरी होगी, राइट, ब्रोकेड हो गया, बीडीज होगी, कारपेट्स हो गए, राइट, एंड अगरबत्ती। तो इन चीज़ों का हम बोल सकते हैं, इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग रहती है घर पे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है
जो कि घर पे लोग बनाते हैं। अगर आपने ये चीज़ देखी है कहीं होते हुए या फिर आपके घर में भी होती है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड अपना एक्सपीरियंस पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिस वर्क इज डन मोस्टली बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। ये मैक्सिमम जो भी ये काम है ये बच्चे या फिर हम बोल सकते हैं वुमेन ही करते हैं। एंड मेन बेसिकली गो टू वर्क आउटसाइड, लाइक जैसे कि लेबर में हो गया या फिर वर्कर्स होते हैं जहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा हो रहा तो वहाँ पर जाते हैं। कुछ मैन होते हैं वो घर पे भी काम करते हैं, लाइक डिलीवरी करना, मतलब सामान को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये वाला काम करते हैं। तो सबको काम डिवाइडेड होता है घर में भी, राइट। उसके बाद एजेंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड कलेक्ट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें विमेन एंड चिल्ड्रन की, तो वो लोग घर में सामान बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या होता है कि एक एजेंट आता है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी करता है और फिनिश प्रोडक्ट्स को कलेक्ट भी करता है, राइट। सो इस एजेंट का काम होता है उनकी हेल्प करना वुमेन एंड चिल्ड्रन की, ताकि जो काम है इस मैन्युफैक्चरिंग का वो आसानी से हो जाए, राइट। उसके बाद होम वर्कर्स आर पेड ऑन पीस रेट बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीसेस दे मेक। द मोर द नंबर ऑफ पीसेस द मोर टाइप और द मोर दे गेट। मतलब यहाँ पर बोलने का ये है कि जितने ज़्यादा पीसेस, जितने ज़्यादा वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उतने ज़्यादा उनको मिलता रहेगा। अब सपोज करिए कि एक घर में कोई भी ऐसा नमकीन का पैकेट बन रहा है, सपोज, ठीक है, वो नमकीन बना रहे हैं। अब एक पैकेट का रेट है 40 रुपीज़, ठीक है, 40 रुपीज़ है एक पैकेट का रेट। तो अगर वो 10 बनाते हैं तो उनको 400 मिल जाएगा, राइट। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा। तो पर पीस चलता है। वैसे ही और चीज़ों में आप ले लो, अगर मान लो वो कोई और ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लाइक अगर वो एक क्लोथिंग के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, हैंकरचीफ बना रहे हैं, तो एक अगर हैंकरचीफ का प्राइस सपोज करिए है 20 रुपये, राइट। तो 20 रुपये है, तो अगर वो 10 बनाते हैं, 20 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, तो डिपेंड करता है उतना उनको प्राइस मिलेगा। सो पर पीस के हिसाब से यहाँ पर वो लोग लेते हैं, राइट। इस तरीके से चलता है काम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीड़ी इंडस्ट्री की। बीड़ी इंडस्ट्री क्या है, अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा बीड़ी इंडस्ट्री का। सो इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होम बेस्ड वर्क। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, मधु अ गर्ल लाइक बीड़ी मेकिंग एज इट गिव्स हर apparently to sit and chit chat with friends and family। यहाँ आपको एक बॉक्स में ये चीज़ दी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बीड़ी इंडस्ट्री है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रही है क्योंकि इनसे इनका रोज़गार चल रहा है, इनके घर की रोजी रोटी चल रही है। दे आर एबल टू फीड देयर फैमिलीज। इनको ये है कि चलो कुछ रोज़गार नहीं मिलने से अच्छा यही कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपस में मिल बांट के काम करते हैं। एंड ये प्रोसेस चलता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन फॉरेस्ट विलेज प्लक टेंडू लीव्स। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि टेंडू लीव्स होते हैं, उनको प्लक करते हैं विलेजर्स, राइट। विलेजर्स देन सेल दोज लीव्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर वो विलेजर्स क्या करते हैं, उनको प्लक करने के बाद, उनको तोड़ने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेल कर देते हैं उन टेंडू लीव्स को। फिर जो गवर्नमेंट होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो ऑक्शनिंग करता है लीव्स की टू बीड़ी फैक्ट्री ओनर्स, राइट। ओनर्स आएंगे, वो फिर टेंडू लीव्स किससे लेंगे, इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, राइट। तो वो ऑक्शन करेगा, नीलामी करेगा, जो सबसे ज़्यादा रेट देगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो ओनर ले जाएगा, फैक्ट्री ओनर ले जाएगा उस बीड़ी के जो लीव्स है, मतलब कि टेंडू लीव्स, राइट। उसके बाद बीड़ी फैक्ट्री ओनर्स गिव इट टू देयर कॉन्ट्रैक्टर। अब जो फैक्ट्री ओनर्स होंगे वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको हैंड ओवर कर देंगे, राइट। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर देन गिव रॉ मटेरियल टू होम बेस्ड वर्कर्स लाइक विमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो जाएंगे, ठीक है, घर घर जहाँ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंट्स की तरह, फिर वो रॉ मटेरियल के तौर पे उन विमेन और चिल्ड्रन को देंगे। फिर द लीव्स फर्स्ट dampening the leaves, then cutting them, filling in tobacco evenly and then tying them with thread। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, पहले उसको सुखाएंगे, राइट, क्रश करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, उसके बाद तंबाकू उसमें फिल करेंगे, राइट, उसकी एक रोल बनाएंगे उन लीव्स का, राइट। इस तरीके से वो चलता है एंड टाई करके थ्रेड के साथ फिर उसका आगे उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो आई गेस इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी होगी, राइट। तो इस तरीके से जो बीड़ी इंडस्ट्री है वो चलती है एंड जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को मिलता है, फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर कलेक्टेड फ्रॉम दोज पीपल। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो जो विमेन है और चिल्ड्रन है उनसे कलेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर एंड देन सेल द मैन्युफैक्चरर्स
who puts it on brand label। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आगे मैन्युफैक्चरर्स को देगा, फिर वो अपना लेबल लगाएंगे, राइट, अलग अलग लेबल्स होते हैं, राइट, एंड उसके बाद मैन्युफैक्चर सेल इट टू डिस्ट्रीब्यूटर हु डिस्ट्रीब्यूट टू द होलसेलर, और मैन्युफैक्चर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा जो कि आगे होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, स्टार्टिंग होती है एंड फिर हम बोल सकते हैं कि लीफ प्लकिंग से लेकर एक होलसेलर तक, एंड उसके बाद कस्टमर्स को परचेज करना है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है इस तरीके से, एंड इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये काम चलता है बीड़ी मेकिंग का इन होम बेस्ड वर्क, राइट। अब यहाँ पर हम आते हैं जो कि है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज स्ट्राइक्स एंड यूनियंस, राइट। अब जो स्ट्राइक्स एंड यूनियंस है दैट इज 5.7 टॉपिक ऑफ योर NCERT बुक, राइट। ये है आपका 5.7। सो ये लास्ट टॉपिक है, अभी हम यहाँ उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। सो मैनी वर्कर्स आर पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस, सम ट्रेड यूनियंस आर जैसे कि CITU सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन एंड INTOC दैट इज इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये आपको याद रखनी है, ये दो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है इन एब्रीविएशन और इन पैसेज, राइट। तो इसको आपको याद रखना है, राइट। स्ट्राइक्स एंड यूनियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4 मार्क्स के लिए, आप कई बार 6 मार्क्स के लिए आ जाता है क्वेश्चन, कई बार 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है आपको, राइट, कि व्हाट इज अ स्ट्राइक, व्हाट इज अ लॉकडाउन। तो ये आपको याद रखना है, फाइन, ओके। सो यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्राइक्स की, स्ट्राइक्स क्यों होती है, व्हाई स्ट्राइक्स? इन रिस्पॉन्स टू हार्श वर्किंग कंडीशंस, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, हार्श मेजर्स। सो बोलने का मतलब ये है कि स्ट्राइक्स इसलिए होती है कि कई बार क्या होता है कि कई बार इतने हार्श, इतने बुरे वर्किंग कंडीशंस होती है, इतने ज़्यादा उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, कई बार वर्कर्स को एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाता है, इतने बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, वर्किंग कंडीशंस, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना बुरा होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, फाइन। तो इसीलिए स्ट्राइक्स होती है जब उनको बहुत ही तंग किया जा रहा है, वर्कर्स को उनसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, वेजेस उनको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा रही जितना वो डिजर्व करते हैं, तो इसीलिए स्ट्राइक्स होती है। अब अगर हम स्ट्राइक को देखें, सो इन स्ट्राइक वर्कर्स डू नॉट गो टू वर्क एज यूनाइटेड ग्रुप। वो लोग क्या करते हैं कि वो वर्क पे नहीं जाएंगे, वो धरने पे बैठ जाएंगे, राइट, अपनी मांगों को आगे रखेंगे, राइट, एंड इस तरीके से जो स्ट्राइक होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अब यहाँ पर स्ट्राइक पे जो वर्कर्स बैठे हैं उनको यहाँ पर लॉस भी है, एक रिस्क भी है। यहाँ पर अगर वो नहीं जा रहे हैं काम पे तो ओनर्स चाहे दूसरे को रख लें, दूसरे वर्कर्स को, राइट। बट स्ट्राइक्स का मेन यहाँ पर ये रहता है कि वो जितनी भी मांगे हैं उनकी वो पूरी हो, राइट, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज की गई है दैट इज लॉकआउट। अब लॉकआउट क्या होता है बेसिकली? नाउ इफ यू टॉक अबाउट लॉकआउट, राइट, सो लॉकआउट में बेसिकली क्या होता है कि इन लॉकआउट मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम कमिंग। सो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओनर, जो मतलब मैनेजमेंट है, वो अपनी कंपनी के गेट, मतलब कि अपनी कंपनी को कुछ टाइम के लिए बंद कर देगी और अपने वर्कर्स को मना करेगी कि नहीं, हम आपको अभी अलाउ नहीं कर सकते, आप काम पे मत आइए। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, मान लो वो डेप्थ ट्रैप में चल रही है कंपनी, बैंक करप्ट हो गई है, फंड्स नहीं है, राइट, काम अच्छे से नहीं चल रहा है और उनकी आगे जो सेल परचेज है वो नहीं हो पा रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से लॉकआउट हो जाता है कई बार, राइट। तो बिजनेस है, बिजनेस में ये चीज़ें चलती रहती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, एंड इसमें डिफ्रेंशिएट करना भी आपको आना चाहिए। सो स्ट्राइक का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर रहता है, जैसे कि मैनेजर्स है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लेबर को, वो कोई और लेबर रख सकते हैं, एंड जो वर्कर्स हो सकते हैं वो अपने आप को जॉबलेस पा सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, उसके बाद कितने से दिन वो स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे, उनको अपनी फैमिलीज को भी देखना है, राइट, उनको भी तो आगे उनकी रोजी रोटी का देखना है। सो उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, राइट। और यहाँ पर मैनेजमेंट का तो ये है कि वो दूसरों को रख लेगी, दूसरे वर्कर्स आ जाएंगे उनकी जगह। सो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें फेमस स्ट्राइक की, दैट इज बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। अब ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर, और फेमस इन द सेंस कि जीके क्वेश्चन के तौर पे भी, एंड यहाँ पर ये आपको आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि लाइक ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। ये बेसिकली स्ट्राइक थी, इट वॉज लेड बाय द ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत, राइट, and it affected quarter, that is 1/4 of million workers, right, quarter वर्कर्स थे जो, इतने लोगों को 1/4 ऑफ मिलियन वर्कर्स को इसने इफेक्ट किया था। एंड ये स्ट्राइक कम से कम 2 साल चली थी, इट लास्टेड फॉर एटलीस्ट 2 years।
अब यहाँ पर वर्कर्स की क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड ये थी कि इनको बेटर वेजेस दी जाए, इनको बेटर सैलरी मिले, मतलब इनका जो भी रोज का अर्निंग है वो ज़्यादा हो, एंड राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियंस। और इनको यूनियंस नहीं थी इन्होंने बनाई हुई, तो इनको ना राइट था बनाने का, तो इनका इनकी यही शर्त थी कि दे शुड गेट द राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियंस, राइट, ताकि अपनी यूनियंस बना सकें। अब यहाँ पर बीरा, अगर हम बीरा की बात करें, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बीरा, अ यूनियन हैड टू बी अप्रूव्ड एंड ओनली वे इट कुड बी अप्रूव्ड वाज टू गिव अप द आइडिया ऑफ स्ट्राइक। अगर उनको यूनियन बनानी है, राइट, तो उनको ये जो आइडिया है स्ट्राइक का, जो स्ट्राइक करते हैं ये लोग, इनको ये गिव अप करना पड़ेगा, ये कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। सो बीरा ने यहाँ पर ये क्लियरली बोल दिया था कि हम आपको ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए तभी परमिशन देंगे, अप्रूवल देंगे, अगर आप लोग जो ये आइडिया है स्ट्राइक का, ये कभी भी इस आइडिया को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ना ही कोई स्ट्राइक इन फ्यूचर करेंगे, राइट, और ये जो स्ट्राइक है इसको भी खत्म करते हैं, राइट। एंड यहीं पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ RMMS was the only approved union. It helped to break the strike of bringing other workers. और यहाँ पर यही सिर्फ उस टाइम एक अप्रूव्ड यूनियन थी, राइट, और इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने हेल्प किया इस जो स्ट्राइक चल रही थी ये बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक, इसको खत्म करने की, कि हाँ इसको जल्दी से खत्म करो और जो वर्कर्स उनको दोबारा काम पे लाओ वापस, राइट। तो ये जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था, वेरीफाइड और अप्रूव्ड था यूनियन था ये, तो इन्होंने यही कोशिश की कि बस इस स्ट्राइक को खत्म किया जाए और जल्दी से जल्दी वर्कर्स को दोबारा काम पे लाया जाए, राइट। तो ये चीज थी। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट ने अपना पहले ही रख दिया था कि नहीं, अगर आपको हमने अप्रूवल देना है तो आपको इस स्ट्राइक का आइडिया छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था वो इनको स्ट्राइक को तोड़ने की कोशिश करने लगा हुआ था, राइट। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था वर्कर्स की डिमांड सुनने के लिए। गवर्नमेंट चाहती थी बस ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ना उनके ऊपर इतना एम्फोसिस दिया जा रहा था। ऊपर से जो वर्कर्स थे उन्होंने मतलब वो काम पे नहीं जा रहे थे, इतने साल से स्ट्राइक पे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जॉबलेस होने के कारण ना उनके पास फंड्स थे, ना ही पैसा था, और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी फैमिलीज भूखमरी हो गई थी, मतलब फैमिलीज को भी वो लोग फीड नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो आफ्टर 2 years पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं था, ना गवर्नमेंट उनकी मांग सुन रही है, ना उनके साथ कुछ हो रहा है, तो बेसिकली उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो बेचारे दोबारा दे स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क। नियरली 1 lakh वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, 1 लाख लोगों की जॉब चली गई। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो स्मॉलर टाउन्स में चले गए, जैसे कि भिवंडी हो गया, राइट, मालेगांव एंड डिफरेंट टाउन्स में वो लोग चले गए, राइट, आपस में जो उनके लोकल टाउन्स थे, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी, जो परमानेंट जॉब थी, अब उनको फिर स्मॉलर फर्म्स में ही काम करना पड़ रहा था। मिल ओनर्स डिडंट इन्वेस्ट इन मशीनरी एंड मॉडर्नाइजेशन, दे आर ट्राइंग टू सेल ऑफ देयर रियल एस्टेट टू बिल्ड लग्जरी अपार्टमेंट्स। और जो कुछ मिल ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, उनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनको ये था कि चलो अगर हमारे जो वर्कर्स है उन्होंने काम पे नहीं आना है, स्ट्राइक पे बैठना है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी मशीनरी है उसको सेल कर देते हैं, जो पैसा आएगा उससे हम अपने अपार्टमेंट्स बना लेंगे, लग्जरी बिल्डिंग्स बना लेंगे, एंड उसको आगे हम रेंट पे चढ़ा देंगे, अपने लिए रख लेंगे, राइट। उनके पास पहले ही सेविंग्स थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बड़े बड़े ओनर्स थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से, बस फर्क पड़ा उन वर्कर्स को पड़ा जिनकी जॉब गई, जिनको दोबारा काम या तो मिला ही नहीं या फिर छोटी जगह मिला, और ये जो स्ट्राइक थी वो भी थोड़ी अनसक्सेसफुल रही, उनकी मांगे पूरी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, राइट। सो ये चीज है। सो ये है आपका पूरा चैप्टर, यहाँ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको, एंड हर एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी हो गई होगी, बिकॉज conceptual अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल इन सोशियोलॉजी एंड आई गेस इन एवरी सब्जेक्ट, राइट। बट स्पेशली अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसका बेसिकली व्यू पॉइंट क्या है, उस कॉन्सेप्ट का आइडियोलॉजी क्या है वो क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो ये चीज़ है। सो थोड़े फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा एंड हर एक कॉन्सेप्ट्स को दोबारा देख लीजिएगा। कोई भी अगर डाउट लगता है फील फ्री टू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई ट्विटर हैंडल, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दिए हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए सो आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज dikshantSharma.ps, राइट। यहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, या फिर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो तब भी आप कर सकते हैं, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप
कि आप इसी तरीके से इन लेक्चर्स को देखते रहेंगे। प्लीज़ शेयर देम एज मच एज यू कैन, एंड अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और वीडियोस आनी चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।